दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि यूपी के गाजियाबाद में एक फेक एम्बेसी का रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। ये एम्बेसी पिछले 7 सालों से चल रही थी और उसके एक एम्बेसडर थे जो कि चार माइक्रोनेशंस का एम्बेसडर होने का दावा करते थे। मज़े की बात यह थी कि उनमें से 2 माइक्रोनेशंस दुनिया के नक्शे पे हैं ही नहीं। तो क्या ये एक सिक्योरिटी एंगल था? दिल्ली से कोई 40 किलोमीटर दूर ये रैकेट धड़ल्ले से चल रहा था। ये जानने के लिए हमने बात की एम्बेसडर महेश सचदेव से, जो कि भारत के कई मुल्कों में राजदूत रहे हैं और इस्लामिक कंट्रीज़ के एक्सपर्ट माने जाते हैं। सर, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए कि ये फेक एम्बेसी रैकेट कैसे चलता है, क्यों चलता है, और जो हैरत सबको है कि इतने सालों से चल रहा था, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? उत्कर्ष जी, ये सच में ही बड़ा अजीबोगरीब हादसा है। जी हाँ। और इसका कवरेज न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के गार्डियन तक में हुआ है। जी हाँ। और क्योंकि ये बड़ा असामान्य परिस्थिति है। जी हाँ। कि एक व्यक्ति, प्राइवेट इंडिविजुअल सर, वो एम्बेसी होने का दावा करता है, झंडे लगा लेता है, कुछ गाड़ियां खरीद लेता है, सामने रख देता है, महंगी गाड़ियां, उन पे 3-3 नंबर प्लेट लगा देता है। असली नंबर प्लेट भारत की और एक नंबर प्लेट सीडी की और एक उसकी जिस देश का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और इस प्रकरण के पीछे क्या दास्तान है, क्या वो उनका मंतव्य था, इसके बारे में कहना अभी मुश्किल है क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि भारत में धनाढ्य लोगों में सर, अक्सर होड़ रहती है अच्छा, कि वो किसी तरह किसी देश के ऑनरेरी कॉन्सुल बन जाए। ओके। तो बड़ा अजीब सा, मेरे कैरियर डिप्लोमेट होने के नाते मैं कई देशों में गया हूँ, लेकिन मैंने कभी इतनी होड़ किसी देश में दूसरे देश का, चाहे छोटा हो बड़ा हो और नगण्य हो, ऑनरेरी कॉन्सुल बनने की नहीं देखी। सर, हमारे तो ये जो हैं असल में ये राजदूत नहीं थे सर। इनके जो बोर्ड कहता है वो कॉन्सुल जनरल कहता है। जी हाँ। तो वैसा दिल्ली में कम से कम 100-150 होंगे। छोटे छोटे देशों के, ग्रेनाडा हुआ या लिथुआनिया हुआ या और सारे देश हुए जो कि अपने दूतावास मेंटेन नहीं कर सकते हैं। जी हाँ। उनके लिए ये लोग अपनी सेवाएं देते हैं, ओके, अपना घर बनाते हैं, उसकी एवज में इनको डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिकग्निशन मिलती है। ओके। एक कोवेनेंट मिलता है जो कि फ्रेम करा करके रखा जाता है कि मैं इस देश के राष्ट्रपति ने आपको कॉन्सुल जनरल अपॉइंट किया है। और विदेशी गाड़ियां इंपोर्ट करने का अवसर मिलता है एक आध बार। जी हाँ। और कहिए तो कुछ विदेशी सामान भी अपने काम के लिए आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे शराब वगैरह। तो लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रतिष्ठा के तौर पर इस तरह के सम्मान को देखा जाता है। सिर्फ ऑनरेरी है, ऑनरेरी कॉन्सुल जनरल। सर, एक चीज़ बताइए, ये माइक्रोनेशन होता क्या है? माइक्रोनेशन दरअसल कोई चीज़ नहीं होती, कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है। जी हाँ। एक नेशन माइक्रो कैसे हो सकता है? जी हाँ। ये एक कोई व्यक्ति अपने तौर पर किसी फ्लैट में, किसी बंगले में या किसी जगह पर अपने को एक माइक्रोनेशन बना सकता है। ओके। स्वयंभू तरीके से। ओके। और फिर उसके आप स्टैंप जारी कर लीजिए, उसके पासपोर्ट जारी कर लीजिए। जैसे मैंने बताया कि ये भारत में प्रतिष्ठा की बात हो जाती है कि आप ऑनरेरी कॉन्सुल बन गए किसी छोटे से देश के, अफ्रीका के,
जिसके पास पैसे नहीं हैं अपना दूतावास चलाने के लिए, तो आप इसी तरह से वो भी एक तरह की कहिए तो खामख्याली है। इसका कोई औपचारिक तौर पर इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, सर, कोई सरकार इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। प्रतिष्ठा की बात छोड़ते हैं जी, क्या इसके पीछे कोई आर्थिक इंटेंशन रहा होगा या कोई इसमें आर्थिक गेन रहे होंगे जिसकी, क्योंकि ये 6-7 साल से चल रही थी। जी, जहाँ तक हर्षवर्धन जैन प्रकरण की बात है, जी हाँ, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके पीछे जो असली मंतव्य है वो शायद इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। जी हाँ, लेकिन मुझे जो लगता है कि संभाव्य है कि 2-3 चीज़ें वो कर रहे होंगे। जी हाँ, एक तो अपनी प्रतिष्ठा जो कोट एंड कोट में उनको मिली है उसका दोहन करते होंगे, कोई फायदे उठाते होंगे। जी हाँ, उसमें सम्मानजनक तरीके से उसका उपयोग करना, जो भोले भाले राजनीतिज्ञ हैं या भोले भाले व्यक्ति हैं जिनको कि ज़्यादा मालूमात कानूनी नहीं, और गैर कानूनी दोनों तरीकों से उसका दोहन करना। दोहन कानूनी तरीके से तो दोहन संभव नहीं है, जी हाँ। क्योंकि ऐसा देश को भारत रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। और विदेश मंत्रालय को अगर जा कर के कुछ कहेंगे कि मैं इस देश का कौंसल जनरल हूँ, जी हाँ, तो उनको 2 मिनट में बाहर कर दिया जाएगा, हम तो जानते ही नहीं इस देश के बारे में। ओके। लेकिन और मंत्रालयों में या राजनीतिज्ञों में जहाँ वेरिफिकेशन थोड़ा जहाँ पर difficult जिनकी है। जानकारी कम है, जी हाँ। जो इस बारे में उदासीन है, जी हाँ। वो लोग प्रभावित हो सकते हैं। ओके सर। उनसे उनको झूठे निमंत्रण दिए जा सकते हैं कि ये देश आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना पैसा लगाने को तैयार है, ओके। या इस देश के राष्ट्रपति ने आपको चिट्ठी लिखी है, आपको न्योता दिया है आने के लिए। सब भ्रम, सब मायावी तरीका है। लेकिन उसके एवज में आप जो प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे आप कोई और चीज़, यूनिवर्सिटी का लाइसेंस हो या मेडिकल कॉलेज का कुछ हो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। दूसरा, इसी तरह से आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। ओके सर। उसमें क्या होता है कि जो आदमी विदेश जाना चाहता है, जी हाँ, कभी कभी काफ़ी डेस्परेट होता है, लाखों देने के लिए तैयार है। हाँ, बस ये चाहता है कि मैं किसी तरह अमेरिका पहुंच जाऊं, जी हाँ, या लंदन पहुंच जाऊं, जी हाँ, या गल्फ पहुंच जाऊं। उसको विश्वास दिलाना है। रिक्रूटिंग एजेंट भरे पड़े हैं पूरे देश में जो इस धंधे में लगे हैं, जी हाँ, लेकिन उन पर विश्वास होना मुश्किल होता है। अगर आप ऑनरेरी कौंसल हैं किसी देश के, तो आसान आपने गाड़ियां रखी हुई हैं, आप एक भव्य इमारत में रह रहे हैं, झंडे पीछे हैं आपके, जी हाँ, तो आप पर विश्वास करना आसान है। इस आडंबर से लोगों पर विश्वास कर सकते और हैं। फिर आप उनको अपने फेवरेट रिक्रूटिंग एजेंट के पास भेज देंगे, जी हाँ, जो इंतज़ाम करेगा कि कैसे आप मेक्सिको जाएं और मेक्सिको से अमेरिका जाएं पैदल होते हुए इलीगल इमिग्रेंट की तरह तो से। अगर हो गया तो well and good। तो वो उसके एवज में जो रिक्रूटिंग एजेंट को पैसा मिलेगा उसमें जैन साहब कुछ लेते होंगे, और नहीं हुआ तो रिक्रूटिंग एजेंट को Absolutely। दोष दिया जाए। कोई सिक्योरिटी एंगल देखते हैं सर इस धंधे में जो कि देश के खिलाफ? इससे इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ओके सर। क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों सोशल मीडिया पर भी जो क्रिएटर थे, जी हाँ, जो कई युवतियां पकड़ी गई हैं, आपने देखा होगा, पिछले महीने की ही बात है। जी हाँ, उनको कंटेंट क्रिएटर्स थी, उनको पाकिस्तानियों ने फंसा रखा था, कई गई भी थी पाकिस्तान पे, यात्रा वृत्तांत भेजे। उसके बाद उन्होंने पिछले 2 महीने पहले के युद्ध में उन्होंने कुछ रोल भी निभाया पाकिस्तान के फेवर में, जी हाँ, सूचनाएं भेजी। तो अगर इस तरह की प्रतिष्ठित और एबव बोर्ड, एबव सस्पिशन किसी व्यक्तित्व से आपका उल्लू सीधा होता है, एब्सोल्युटली, तो अगर आज नहीं तो कल ऐसा कुछ और किया जाएगा। पड़ोस के देशों की डीप स्टेट कुछ ऐसा
ऐसी Possibility है, सर। कोशिश कर सकता है। तो ये अगर 7 साल चला है तो 7 साल बाद पकड़ा भी गया मुझे तो हैरानी- डैमेज तो कर दिया। आपको भी हैरानी हुई होगी कि 7 साल से ये चल रहा था। क्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कोई इंटेलिजेंस विंग नहीं होता है? जी नहीं, भारत में MEA का इंटेलिजेंस विंग नहीं होता है। जी हाँ। MEA का तो वैसे भी नहीं होता है, पर और अपने देश के दूसरे जो इंटेलिजेंस विंग होते हैं उन पर निर्भर। बाहर करते हैं, वो MEA पर निर्भर करते हैं। जी हाँ। लेकिन देश में LIO हर जगह होते हैं, जी हाँ। लोकल इंटेलिजेंस ऑफिसर। जी हाँ। उनका ये कर्तव्य है कि वो ऐसी चीज़ों पर निगरानी रखें। और मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस ब्यूरो के LIO हों या और लोग हों या पुलिस के अपने महकमे के लोग हों, उनकी रडार के नीचे से कैसे लगा रहा 7 साल, हैरत की बात। बड़े हैरत की बात है। और मेरे ख्याल से काफ़ी शर्मिंदगी हो रही होगी इन सब संस्थाओं में। जी हाँ। थैंक यू सर, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे नाजुक मसले के ऊपर प्रकाश डाले। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई आकर बोले कि वो वेस्टार्टिका या लंडोनिया या सरबोगा या पाउलिनिया का राजदूत है तो उसके झांसे में मत आइएगा, कतई नहीं आइएगा।